हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एनआई एक्ट। पूरा हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिहार पीसीएस जे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पूरा एक्ट कंप्लीट करेंगे आज। तो टोटल सेक्शन कितने हैं? 148, चैप्टर 17 है। एनफोर्समेंट डेट अगर एनआई एक्ट की बात करें तो इट वाज 1 मार्च 1882। रीसेंट जो अमेंडमेंट आया है वो है 1 सितंबर 2018 में। सेक्शंस हम देख लेते हैं, जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो सेक्शन 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो सेक्शन 3 है हमारा डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक प्रॉमिसरी नोट जो आपके सेक्शन 4 में दिया है। बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 है। चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर, ये आपका सेक्शन 6 में दिया गया है जो चेक के बारे में बात करता है। नेक्स्ट इज प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट आपका सेक्शन 4 में दिया गया है। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में है जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग की बात की गई है, साइंड है किसने, जिसने बनाया है, जो मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट है उसका साइन होना चाहिए। डायरेक्ट पेमेंट टू सर्टेन सम अमाउंट, जो डायरेक्ट कर रहा है किसी पेमेंट के लिए, सर्टेन अमाउंट के लिए। ओके, सच सर्टेन अमाउंट इज पेबल टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो सर्टेन अमाउंट है, सम है, वो पे करने के लिए किसको? जो ऑर्डर कर रहा है उसको पे करना है जिसको भी वो ऑर्डर कर रहा है, प्लस जो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसको भी उसको पे कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आई प्रॉमिस टू बी और ऑर्डर ₹500। यहाँ पे क्या बात हो रही है? ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ए साइंस इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म। आई प्रॉमिस टू बी, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ए प्रॉमिस कर रहा है बी को कि वो पैसे देगा, कितने? ₹500। ये है आपका प्रॉमिसरी नोट। देन हम बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट है, इन राइटिंग है। दूसरा अनकंडीशनल होता है, साइंड बाय द मेकर होता है। डायरेक्ट सर्टेन पर्सन टू पे और सर्टेन सम ऑफ मनी, डायरेक्ट करता है वो इंस्ट्रूमेंट किसी पर्सन को, सर्टेन पर्सन को। ओके, सर्टेन पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को वो क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है पे करने के लिए सर्टेन सम ऑफ मनी। सच पेमेंट ऑफ मनी इज टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द अमाउंट इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो सर्टेन अमाउंट है वो किसको ऑर्डर किया जा रहा है? सर्टेन पर्सन के रिस्पेक्ट में की बात की जा रही है, या जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसकी बात की जा रही है। ओके, पार्टीज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक की अगर हम पार्टी की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा ड्रॉअर। ये आपका सेक्शन 7 में है। ड्रॉअर क्या होता है? जो बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज या जो ऑर्डर देता है। ओके, ड्रॉई जिसके लिए बनाया गया है। हु इज़ डायरेक्टेड टू पे सर्टेन सम। पे कौन है? पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, जो पर्सन नेम्ड है उस इंस्ट्रूमेंट में उसकी बात करता है। सेक्शन 11 आपका इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी इंडिया में बात करता है। सेक्शन 12 आपके आउटसाइड इंडिया की बात करता है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज चेक। चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हम बाउंसिंग ऑफ चेक पढ़ते हैं, चेक बाउंस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चेक क्या होता है? चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, स्पेसिफाइड बैंकर के लिए होता है। नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, जब तक आप डिमांड नहीं करते हैं तब तक पेबल नहीं होता है। इट इंक्लूड्स, और क्या इंक्लूड करता है? ट्रैंक्वेटेड चेक इंक्लूड करता है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इंक्लूड करता है। ट्रैंक्वेटेड चेक मतलब जो इमेज होती है उसकी बात कर रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई चेक है तो वो भी आपका इंक्लूडेड है अंडर सेक्शन 6 ऑफ एनआईए एक्ट। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसका आपको सेक्शन पता होना चाहिए, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9। एंड्रोसमेंट सेक्शन 15 में है। व्हेन, इसको देख लेते हैं क्या है। व्हेन द मेकर और द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस, कौन साइन कर रहा है? मेकर या होल्डर साइन कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। क्यों साइन कर रहा है? नेगोशिएशन करने के लिए। कहाँ पे साइन कर रहा है? ये आपका सपोज डॉक्यूमेंट है, या तो यहाँ पे साइन करेगा, बैक और फेस, ये हो गया आपका फेस, और इसके पीछे अगर आपके साइन कर रहा है तो वो हो गई ये बैक, या इसके ऊपर कोई एक और स्लिप स्टिक कर दे रहा है और उसमें वो साइन कर रहा है, स्टैम्प कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इट इज़ अ काइंड ऑफ एंड्रोसमेंट। कौन एंड्रोस? जो एंड्रोस करता है, हु एंड्रोसेस द इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बुलाते हैं? एंड्रोसर। एम्बिगुअस एंड्रोस इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज सेक्शन 17। सेक्शन 22 आपकी बात करता है मैच्योरिटी और डे ऑफ ग्रेस के बारे में। ये दोनों टर्म और इनका सेक्शन आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 22 मैच्योरिटी और डे ऑफ ग्रेस के बारे में बात करता है। कैपेसिटी
भाई कैपेसिटी सेक्शन 26 में है, कैपेसिटी टू मेक प्रोमिसरी नोट या जो भी एनआई आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें किसी को बनाना है कैपेसिटी टू मेक, तो उसमें क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। तो एवरी पर्सन, जो भी पर्सन बना रहा है कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया है, जो कंडीशंस दी गई हैं उसकी बात कर रहे हैं। मे बाइंड हिमसेल्फ बाय, वो अपने आप को कैसे बाइंड करेगा, मेकिंग करने के, ड्राइंग, एक्सेप्टिंग, एंडोर्सिंग, डिलीवरी या नेगोशिएशन, ये आपके टर्म्स आते हैं कैपेसिटी में, ठीक है। ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। माइनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइनर अगर बात, ये इसी सेक्शन का है। माइनर अगर हम बात करें, माइनर ड्रॉ कर सकता है, बना सकता है, एंड्रोस कर सकता है, डिलीवरी कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, ये 4 चीज़ें कर सकता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेकिन वो अपने आप को एक्सेप्ट हिमसेल्फ बाइंड नहीं करेगा। माइनर कभी भी अपने आप को बाइंड नहीं करेगा, वो सारी पार्टीज़ को, ऑल पार्टीज़ को तो वो बाइंड कर देगा, लेकिन वो अपने आप को बाइंड नहीं कर सकता है, ओके। श्योरटीशिप का आपको सेक्शन पता होना चाहिए, सेक्शन 39, डिलीवरी सेक्शन 49, ये आपको सेक्शंस पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज रीजनेबल टाइम, चैप्टर 10। रीजनेबल टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये ऑलरेडी आपसे पूछा गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रीजनेबल टाइम की अगर हम बात करें, इट इज़ इन सेक्शन 105 फॉर प्रेजेंटमेंट, फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, फॉर गिविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर और फॉर नोटिंग। इतनी चीज़ों के लिए रीजनेबल टाइम की बात की गई है। किन किन चीज़ों के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, पेमेंट के लिए, नोटिस ऑफ डिसऑनर के लिए और नोटिंग के लिए। तो हम कब से कैलकुलेट करेंगे, फॉर कैलकुलेटिंग सच टाइम पब्लिक हॉलीडेज शैल बी एक्सक्लूडेड। जो हमारे पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं, सपोज हमारा दिवाली हो गई, देन संडेज़ आ जाते हैं, तो जो भी हमारे पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं कैलेंडर में, उनको हम हटा के जो टाइम आता है दैट इज़ रीजनेबल टाइम, ओके। नेक्स्ट इज चैप्टर 12 ऑफ कंपनसेशन, ये बात करता है सेक्शन 117, रूल एज टू कंपनसेशन, कंपनसेशन पेएबल इन केस ऑफ डिसऑनर और ऑफ अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि रूल्स आपके दिए गए हैं 117 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 14 जो बात करता है क्रॉस्ड चेक के बारे में। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, तो ये आपको सेक्शंस का ग्रुप पता होना चाहिए कि क्रॉसिंग ऑफ चेक्स कहाँ पे है। तो इट इज सेक्शन 123 टू 133। मेन इंपॉर्टेंट जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 17 जो बात करता है पेनाल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। यहाँ पे बात कर रहा है कि आपने चेक तो कर दिया, ड्रॉअर ने चेक बना दिया, पे को दे दिया, लेकिन आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं था। आपने चेक तो काट दिया 10,000 का, लेकिन आपके अकाउंट में तो 5,000 रुपये हैं, तो आप कैसे पेमेंट करोगे, तब आपके ऊपर क्या लाइबिलिटी बनेगी। तो वो आता है आपका डिसऑनरिंग ऑफ चेक में। तो इसको हम देखते हैं, ये है आपका सेक्शन 138, इट इज़ अ होल प्रोसीजर। तो हम ये पूरा प्रोसीजर समझेंगे। तो सबसे पहले है सेक्शन 138, हम देखते हैं डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। भाई डिसऑनर हो रहा है चेक, क्यों, क्योंकि इनसफिशिएंट है या कोई और भी रीज़न हो सकता है, फंड नहीं है अकाउंट में, ठीक। एक पर्सन है, ठीक, उसका बैंक में अकाउंट है, बहुत आराम से समझिएगा इस चीज़ को। एक पर्सन है, ठीक, उसका बैंक में अकाउंट है और वो बैंक अकाउंट यही देखता है, ठीक। उसने क्या किया, चेक बनाया किसी और पर्सन के लिए, ठीक, किसी और पर्सन के लिए उसने चेक बनाया, इन होल और इन पार्ट, पूरा या ये सपोज करिए उसके ऊपर 10,000 का लोन था, उसने 7,000 का चेक बना दिया, वो हो गया इन पार्ट। अगर उसने पूरा 10,000 का चेक बना दिया तो ये हो गया होल, ठीक। ऑफ एनी डेब्ट और अदर लाइबिलिटी, ठीक, कोई कर्जा है या कोई और लाइबिलिटी है उसके लिए उसने चेक बनाया, ठीक। बैंक ने क्या किया, रिटर्न कर दिया, इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, क्योंकि पेड नहीं था, क्योंकि उसके बैंक में पैसे नहीं थे, वो पेड नहीं हुआ। 10,000 का उसने 10,000 के लिए उसने चेक किया, लेकिन उसके पास कितने थे अकाउंट में, सपोज करो उसके पास 5,000 थे केवल, तो 5,000 का भी वो 10,000 तो पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, अनपेड हो जाएगा। तब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तब हम कैसे डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, 2 कंडीशन में अनपेड होता है।
पहली कंडीशन है कि भाई क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक। 10,000 का चेक है, आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 है, क्या वो पे कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। ये पहली कंडीशन, क्रेडिट ही नहीं है इतना, ठीक। सेकंड कंडीशन जो बात करती है वो बात करती है, ये आपका हो गया सेविंग अकाउंट के लिए जो नॉर्मली सबके पास होता है, ठीक। ये बात करता है आपकी करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट की बात करता है। करंट अकाउंट में क्या होता है, जो जितनी भी आपकी कंपनीज होती हैं या जितने भी आपके बिजनेस वगैरह होते हैं उनके पास होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में एक लिमिट कर दी जाती है, एक लिमिट बना दी जाती है। सपोज़ करिए एक पर्सन है ए, उसकी जो करंट अमाउंट की लिमिट है वो है 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख की उसकी लिमिट है, लेकिन इसने जो बी के लिए चेक बनाया वो बना दिया इसने 2 लाख का, 2 लाख का इसने चेक बना दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी लिमिट तो नहीं है, ए के पास लिमिट तो है नहीं कि वो 1 लाख से ज़्यादा बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकता है अपने अकाउंट से। तो यहाँ पे जो चेक बाउंस का रीज़न है वो क्या है, लिमिट क्रॉस हो रही है। इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एग्रीमेंट मेड विद दैट बैंक। बैंक के साथ ए ने क्या एग्रीमेंट किया था कि भाई 1 लाख से ज़्यादा का हम ट्रांजैक्शन पेमेंट नहीं करेंगे, उससे हम एक्सीड नहीं करेंगे किसी और पार्टी को देने के लिए। लेकिन यहाँ पे बी के लिए उसने कितने का चेक काटा, उसने काटा 2 लाख का। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्सीड कर गया। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है फॉर द अनपेडमेंट, ठीक। तो सच पर्सन शैल, अब वो पर्सन क्या होगा, सच पर्सन शैल डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। जहाँ पे भी अनपेड हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, उसने कमिट कर लिया क्या, ऑफेंस। टर्म्स विच में अब उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं मिलती है इसमें, ठीक है। अब ये कंडीशंस भी हमारी कब लागू होंगी, तो ये कंडीशन होंगी प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस। कंडीशंस 3 हैं, उसके बाद ही हम इस सेक्शन को अप्लाई करेंगे जहाँ पे 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं है 138 में। तो पहली कंडीशन ये है कि चेक बनाया, बैंक को दिया, ठीक। तो जो प्रेजेंटमेंट है, जो बैंक को देने का टाइम है वो कब होना चाहिए, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज ड्रॉन। सपोज करिए जनवरी में किया है तो उसके 6 महीने तक आपकी वैलिडिटी है, वैलिडिटी के अंतर्गत आपने कर दिया। दूसरा बोलता है विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी, वो चेक आपका वैलिड होना चाहिए 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ्स, या उसकी कोई विद इन वैलिडिटी पीरियड अगर स्पेसिफाइड कर दिया तो उसके अंदर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बात कर रहा है, दूसरी और तीसरी को हम साथ में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, पेई को चेक मिला, ठीक है, जिसके लिए चेक बनाया गया है उसको चेक मिला। सपोज करो ए ने बी के लिए चेक बनाया, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, पेई हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ड्रॉर हो गया। तो पेई या होल्डर इन कोर्स को चेक मिला, ए ने चेक दिया, वो बैंक के पास गया, बैंक ने बोला कि भाई अनपेड है, उसने क्या किया, एक रिसिप्ट दे दी या सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसने क्या किया, पेई को बी को सर्टिफिकेट दे दिया। बी ने ए को बोला, जो ड्रॉर था जिसने चेक बनाया था, बी ने ए को एक नोटिस भेजा, नोटिस भेज दिया 30 दिन के अंतर्गत। ये जो दिन है ये इम्पॉर्टेंट है कि 30 दिन के अंदर उसने एक नोटिस भेजा कि भैया हमारा जितना भी पेमेंट है, सपोज करो 10,000 रुपये का पेमेंट था चेक में, तो 10,000 रुपये आप हमको 30 दिन के अंदर दे दो, ठीक। ये आपकी कंडीशन है बी, नोटिस भेजने की। उसके बाद हमारी कंडीशन सी आ जाती है। ये जो कंडीशन है ये हमारी सी है। ड्रॉर ने नोटिस ले लिया, लेकिन वो क्या हुआ, वो फेल कर गया, वो पैसे नहीं दे पाया, 10,000 रुपये जो उसको देने थे वो उसने नहीं दिए। तब क्या होगा, ड्रॉर क्या हो गया, फेल्स टू मेक द पेमेंट। अब जब फेल हो गया, पेई को वो पैसे नहीं दे पा रहा है, कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। उसको 30 दिन का नोटिस टाइम मिला था, भाई 30 दिन के अंदर आप दे दो। तो जिस दिन उसने नोटिस लिया उस दिन से 15 दिन, ठीक है। यहाँ पे और उसको एक्सटेंशन मिल जाता है, भाई जिस दिन आपको नोटिस रिसीव हुआ है उसके 15 दिन के अंतर्गत आप पैसे दे दीजिए, लेकिन वो तब भी नहीं दे पाया है, तब आपका 138
अप्लाई करेगा जहाँ पे ड्रॉअर को कितनी पनिशमेंट होती है, नॉट एक्सीडिंग 2 years, ठीक है, ये पनिशमेंट होती है उसकी। ठीक, नेक्स्ट जो आपको सेक्शन पता होना चाहिए 142 का, जो बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। फिर आता है 143, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट्स हैं वो हमने ड्राफ्ट कर दिए हैं। सेक्शन 143 जो आया है वो अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आया है। पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केस समरीली, कौन ट्राई करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन अगर हम अप्लाइड बोले से सीआरपीसी के कौन कौन से सेक्शन है, 262 टू 265 जो समरी ट्रायल के हैं। पनिशमेंट कितनी होगी, नॉट एक्सीडिंग 1 year। अमाउंट अगर फाइन लग रहा है तो नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज़। कंक्लूड कितने टाइम में कंक्लूजन हो जाना चाहिए, विद इन 6 months। ये पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई ट्राइबल कौन करेगा, कौन से सेक्शन अप्लाई होंगे, कितनी पनिशमेंट मिलेगी, कंक्लूजन कितने दिन में होना चाहिए। ये आपका 143 बात करता है। ठीक, नेक्स्ट इज 143 का ए। 143 का ए आपका रीसेंट अमेंडमेंट से आया है, अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो आपको डायरेक्टली याद करना है ये सेक्शन पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन के बारे में है, और ये किस सेक्शन में, सेक्शन 143 ए। 147 बात करता है ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल, डायरेक्ट आपसे सेक्शन पूछा जाता है। 148, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, 148 जो आया है वो रिसेंट अमेंडमेंट से आया है। पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, यानी कि कन्विक्शन हो गया है अंडर सेक्शन 138। जो ड्रॉअर का कन्विक्शन है वो सेक्शन 138 में हो चुका है, अब वो क्या कर रहा है, अपील कर रहा है उस कन्विक्शन के लिए, तब क्या होगा, लेट अस सी द सेक्शन। कन्विक्शन हो गया है भाई ड्रॉअर का अंडर सेक्शन 138। अपीलिएट कोर्ट ने बोला, ये रीसेंट अमेंडमेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम 20% ऑफ द फाइन और कंपनसेशन अवॉर्डेड बाय द ट्रायल कोर्ट। अपीलिएट कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है, 20% ऑफ द फाइन और कंपनसेशन, जो भी ट्रायल कोर्ट ने किया है आपके ऊपर इम्पोज किया है, फाइन है, कंपनसेशन है, उसका 20% तो आप पहले डिपॉजिट करो। ठीक, दूसरा जो उसका प्रोविज़ो है वो बात करता है कि ऐसा नहीं है कि इंटरिम और जो कंपनसेशन दिया गया है वो हम अलग उसी के साथ मर्ज कर देंगे, नहीं। इंटरिम कंपनसेशन और ये अपीलिएट कोर्ट का ये वाला 20% वाला, इट शैल बी इन एडिशन टू द एनी इंटरिम कंपनसेशन, वो उसके एडिशन में रहेगा अंडर सेक्शन 143A। अंडर सेक्शन 143A आपके इंटरिम कंपनसेशन की बात करता है तो ये साथ में ही रहेंगे। फिर सब सेक्शन 2 क्या बात करता है 148 का, कि अमाउंट इन सब सेक्शन 1 शैल बी डिपॉजिटेड। अब कितने टाइम में, अब यहाँ पे आ गए दिन, 60 दिन यानी 2 महीने में। एंड फर्दर अगर कोई भाई 60 डेज़ में वो नहीं कर पाया सबमिट, जो भी पर्सन था जिसका कन्विक्शन हुआ है अंडर सेक्शन 138, अब वो नहीं कर पाया 60 डेज़ में, तो उसको एक 30 डेज़ का एक्सटेंशन पीरियड मिल जाता है, जब वो सफिशिएंट कॉज शो करता है और जो अपीलिएट कोर्ट है वो सेटिस्फाई हो जाती है उस सफिशिएंट कॉज से, तब वो क्या करते हैं 30 दिन का एक एक्सटेंशन पीरियड दे देते हैं, 30 दिन से ज़्यादा का वो नहीं देंगे। और यही चीज़ आपकी बोली गई है प्रोविज़ो में भी, इफ़ द अपीलिएंट इज़ एक्विटेड। वहाँ पे कन्विक्शन की बात कर रही थी, यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्विटल के बारे में। अगर वो एक्विटल हो जाता है तो द कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू रीपे द अपीलिएंट द अमाउंट सो रिलीज विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक, अब ये जो इम्पोर्टेंट है, ये आपके सारे केसेस हैं, इनको अच्छे से रट लीजिए। ठीक, रीसेंट केसेस हैं। सबसे पहला है योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे, 2014 का केस है, जो सेक्शन 138 डिसऑनरिंग ऑफ के चेक के बारे में है। रिपुदमन सिंह वर्सेस बालकृष्ण सिंह 2019 का केस है। बासालिंगप्पा वर्सेस मुदी बासाप्पा 2019 चेक बाउंसिंग का केस है। सिकाजन इंडिया लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा
वेदिनिन 2019, ये भी चेक बाउंसिंग का केस है. देन बी सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये भी 2017 सेक्शन 138 का केस है. वानी एग्रो एक्सप्रेस एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019, दिस इज ऑल्सो द चेक बाउंसिंग केस. ANSS राजा शेखर वर्सेस ऑगस्टस जेबा अनंथा, ये 2019, ये भी आपका सेक्शन 138 का केस है. देन जी रमेश वर्सेस कनिके हरीश कुमार उज्जवल, ये 2019, दिस इज अगेन द चेक बाउंसिंग केस. AR राधा कृष्णा वर्सेस दसारी दीप्ति 2019, दिस इज फॉर द सेक्शन 138 एंड 141. देन दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सेक्शन 142 सब सेक्शन 2 का ये केस है. देन सुरेंद्र सिंह देशवाल, it is Surendra Singh Deshwal Colonel SS Deshwal versus Virendra Gandhi 2019, it is for the case of 148 का केस है, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, now thank you so much. comment in the comment section which act you want to see, कौन सा एक्ट आप देखना चाहते हैं, and do hit the like button and कमेंट करिए एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच.